तो उसकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, उसमें आंधी आ सकता है, तूफ़ान हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो आपका जो सिस्टम का कंट्रोलर डिज़ाइन है वो रॉबस्ट होना चाहिए, जो कि इस तरह के हालात में भी अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे। ठीक है। When we design the control system, we make numerous assumptions about the system and then we describe the system with some sort of mathematical model. Using a mathematical model permits us to make predictions about how the system will behave, and we can use any number of simulation tools and analytical techniques to make those predictions. Any model incorporates two important problems that are often encountered. A disturbance signal is added to the control input to the plant that account for wind gusts in airplanes, changes in ambient temperature in ovens, and noise that is added to the sensor output. तो जो आपका डिस्टर्बेंस सिग्नल हो सकता है वो विंड गस्ट की फॉर्म में हो सकता है, अगर आपके एयरप्लेन्स हैं, आपका F-16 है, या आपका क्वाडकॉप्टर है, या आपके जो है एम्बिएंट टेम्परेचर में चेंजेस हो सकती हैं, या अगर आपकी सेंसर जो है सेंसरी इनपुट्स हैं तो उसके अंदर जो नॉइज़ होती है उसको आप डिस्टर्बेंस में काउंट कर सकते हैं। तो आपका कंट्रोल सिस्टम इन सब की मौजूदगी में भी परफॉर्म करना चाहिए, यानी वो क्लीन कंडीशन में भी परफॉर्म करे विदाउट दीज अबनॉर्मेलिटीज़, और इन अबनॉर्मेलिटीज़ में भी सही परफॉर्म करना चाहिए आपका सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को हम रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। A robust control system exhibits the desired performance despite the presence of significant plant process uncertainty. The goal of robust design is to retain assurance of a system performance in spite of model inaccuracies and changes. A system is robust when it has acceptable changes in performance due to model changes or inaccuracies. तो ये आपके सामने कंट्रोल सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें ROS आपकी इनपुट है, प्री एम्पलीफायर है, ठीक है, उसके बाद कंपैरेटर लगा हुआ है, फिर कंट्रोलर है, देन हमने एक डिस्टर्बेंस ऐड कर दी। यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आ रही है जो कि आगे प्लांट को जा रही है, जो कंट्रोल वेल्व हो सकता है, मोटर हो सकती है, और उससे आगे एक प्रोसेस वेरिएबल आपका अफेक्ट हो रहा है वाईओफएस। ठीक है, अब ये इसकी जो यहाँ पे आपने सेंसर लगाया इसकी मेजरमेंट के लिए, उसमें नॉइज़ भी आ सकती है। जो आपके सेंसर होते हैं, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, फ्लो सेंसर, उनमें नॉइज़ आ सकती है, और वो नॉइज़ जो है सेंसर के साथ सेंस होके आगे फीड होगी। तो आपका कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि इस जो सेट पॉइंट है ROS, इसको अचीव करे, यानी आपका YOS ROS को अचीव करे इन द प्रेजेंस ऑफ D एंड N। यानी D और N अगर सिस्टम में मौजूद हैं तो भी आपका Y ROS को मीट करे, यानी आपके आउटपुट आपके सेट पॉइंट को मीट करे। सो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम। तो PID कंट्रोल या फीडबैक कंट्रोल जो हम पढ़ते हैं वो रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम में ही आते हैं, और इसकी जो एडवांस फॉर्म है वो है स्लाइडिंग मोड कंट्रोल, जो हम लेटर अभी डिस्कस करेंगे। तो वाई फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को भी आप रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो सिस्टम जो है अपने सेट पॉइंट को मीट करता है इसके बावजूद। तो डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू द वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोसेस, ईज ऑफ कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन द रिजेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस एंड नॉइज सिग्नल्स विद इन द सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन द रिडक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर्स ऑफ द सिस्टम। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं फीडबैक कंट्रोल में, जो हम डिज़ाइन करते हैं पी कंट्रोलर, PI कंट्रोलर, PID कंट्रोलर। तो उसमें हम ये सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव करते हैं, तो हम उसको एक रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं। अच्छा, disturbance signals in the feedback control system. Another important effect of the feedback in a control system is the control and partial elimination of the effect of disturbance signal. A disturbance signal is an unwanted input that affects the system output signal. Electronic amplifiers have inherent noise generated within the integrated circuits or transistors. Radar systems are subject to the wind gusts, and many systems generates all kinds of unwanted signals due to the non-linear elements, जिसको नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ क्या होती है कि एनी अनवांटेड सिग्नल, ठीक है, जो कि अनवांटेड है आपका। अच्छा, फीडबैक सिस्टम्स हैव द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दैट द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस कैन इफेक्टिवली बी रिड्यूस्ड। अच्छा, स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये हमें पता है, इसका हमने पढ़ा हुआ टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम्स के, जिनके अंदर जो टाइप 0 सिस्टम होता है वो आपका यूनिट स्टेप को ट्रैक करता है, और रैम्प और पैराबोलिक इनपुट पे वो स्टेडी स्टेट एरर उसका इनफाइनाइट हो जाता है, वो ट्रैक नहीं कर सकता उसको, लिमिटेड सिस्टम है। उसके बाद टाइप ज़ीरो के बाद टाइप 1 सिस्टम है, फिर टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 1 जो है आपका पैराबोलिक इनपुट को कर सकता है ट्रैक, लेकिन जो आपकी
सॉरी आपकी रैम्प इनपुट को ट्रैक कर सकता है लेकिन पैराबोलिक को नहीं कर सकता। और जो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इसमें होगा लेकिन वो एक्सपेंसिव भी होगा, वो है आपका टाइप 2 सिस्टम, जिसके अंदर दो प्योर इंटीग्रेटर होते हैं। वो ज़ीरो स्टेडी स्टेट एरर देते हैं स्टेप इनपुट पे, रैम्प इनपुट पे, और पैराबोलिक इनपुट को भी वो ट्रैक कर लेते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है। तो ये वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द फीडबैक सिस्टम इज़ द रिडक्शन ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज़ यूजुअली सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर दैन द एरर ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। The system actuating signal, which is a measure of the system error, is denoted by E of S. तो इसकी इक्वेशन है E of S इक्वल टू R of S माइनस Y of S, यानी E of S इज इक्वल टू R of S माइनस, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, माइनस Y of S, या माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। R of S माइनस Y of S क्या होता है कि Y of S ओवर F of S, इसकी इक्वेशन क्या होती है G of S ओवर 1 प्लस G of S इंटू H of S, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे R of S भी आएगा, यहाँ ये मिस है, टाइपो एरर है। तो R of S को कॉमन निकालेंगे आप, तो 1 माइनस जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आर ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। ये इक्वेशन होती है एरर निकालने की, स्टेडी स्टेट एरर निकालने की, आपको याद होगा। अब हम इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू ई ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस इंटू आर ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस। तो ये हमने फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के नॉर्मल एनालिसिस की बुक के चैप्टर नंबर 7 में जो है ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे एच ऑफ एस को 1 एज्यूम किया हुआ है, तो 1 के केस में आपको ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर एच हो तो यहाँ पे एच आ जाएगा 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। अच्छा जी, कंपनसेटर। फिर कंपनसेटर जो कि आप कंट्रोलर लगाते हैं उसको कंपनसेटर भी कहते हैं, जो कि आपका नॉर्मलनेस नाइस का जो डिज़ाइन का चैप्टर है, डिज़ाइन बाय रूट लोकस, उसमें हमने जो है कंपनसेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर 9। A feedback control system that provides an optimum performance without any necessary adjustments is near। दो तरह के कंपनसेटर हैं, एक लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड और लैग। लीड कंपनसेटर यूज़ होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए, लैग कंपनसेटर होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, usually it is important to compromise among the many conflicting and demanding specifications and to adjust the system parameters to provide the suitable and acceptable performance when it is not possible to obtain all the desired specifications. The alteration or adjustments of a control system in order to provide a suitable performance is called compensation। यानी आपका जो है अगर कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ायर्ड, मिसाल के तौर पर जैसे रूट लोकस में होता है कि आपको डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, उससे फिर आप डोमिनेंट पोल्स निकालते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि आप अपने जो सिस्टम का रूट लोकस है अगर उस डोमिनेंट पोल से नहीं गुजर रहा होता, जो कि नहीं गुजर रहा होता, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसमें अलग से कंपनसेटर का ज़ीरो और पोल डालते हैं और उस रूट लोकस को उस डिज़ाइन के जो पॉइंट है उससे गुजरवाते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन का प्रोसेस होता है जिसमें आप उसको उस पॉइंट से गुजरवाते हैं। तो इसको जो गुजरवाने वाला अमल है, जिसमें आप रूट लोकस, जो डिज़ायर्ड रूट लोकस है अपने सिस्टम का रूट लोकस कंपनसेशन के बाद डलवाते हैं, इसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, ठीक है। द ऑल्ट्रेशन और एडजस्टमेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सुटेबल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड compensation। A compensator is an additional component or circuit that is inserted into the control system to compensate for a deficient performance। The transfer function of a compensator is designated as GC, जो आप G controller कह लें, आप compensator को controller भी कह सकते हैं, and the compensator may be placed in a suitable location within the structure of the system। Normally comparator के बाद आ जाएगा, plant से पहले। The design of robust control system is based on two tasks: determining the structure of the controller and adjusting the controller's parameters to give an optimal system performance। This design process is done with complete knowledge of the plant. The structure of the controller is chosen such that the system's response can meet the certain performance criteria। अच्छा, अब पीआईडी कंट्रोलर्स ये है, इस पे हम ऑलरेडी इस कोर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पीआईडी कंट्रोलर का डिज़ाइन, पीआईडी कंट्रोलर की जो ट्यूनिंग्स हमने कैसे करनी है, और अगर हमें गेंस अगर हमने निकालनी है ट्यून किए बगैर, जिसमें जो है हम हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, हम उसके भी हमने प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में पीआईडी कंट्रोलर को देख सकते हैं। तो पीआईडी स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, वन फॉर्म ऑफ द
कंट्रोलर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रियल इज अ थ्री टर्म, इसको थ्री टर्म कंट्रोलर भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव थ्री टर्म कंट्रोलर. दिस कंट्रोलर हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर केपेबल हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द राइज टाइम and will reduce but never eliminate the steady state error. Integral control will have the effect of eliminating the steady state error but it may make the transient response worse. Oscillations cause करता है. A derivative control will have the effect of increasing the stability of the system, reducing the overshoot and improving the transient response. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस की हुई हैं, इसकी इक्वेशंस हमने डिस्कस की हुई हैं पीआईडी कंट्रोलर्स की. ये सारी जो पार्ट्स हैं हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो ये रोबस्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं. आगे हम देखते हैं हाई गेन फीडबैक कंट्रोल. यानी अगर आप ये इसके आगे हम इसकी तरफ आएंगे. अच्छा, अब इसमें देखें ये सारी इक्वेशंस हैं इसकी, जिसमें पी आई डी कंट्रोलर लगा हुआ है और सिस्टम लगा हुआ है. जी सी एस इंटू जी पी आई डी ओवर वन प्लस जी सी एस इंटू जी पी आई डी. ये आपका फीड फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ट्रांसफ़र फंक्शन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को बढ़िया फीड फॉरवर्ड बन जाएगा. और फीडबैक आपका वन है यहाँ पे एच ऑफ एस, तो ये आपकी इक्वेशन जो है निकल आएगी. अच्छा, अब टिप्स फॉर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं. ऑब्टेन एन ओपन लूप रिस्पॉन्स एंड डिटरमिन व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव. एड अ प्रोपोर्शनल कंट्रोल टू इम्प्रूव द राइज टाइम. जो कि राइज टाइम क्या होता है कि 10% से 90% तक, यानी अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप अपना सेट पॉइंट मीट करें तो प्रोपोर्शनल गेन को बढ़ाएं. एंड अ डेरिवेटिव कंट्रोल टू इम्प्रूव द ओवरशूट. अगर ओवरशूट ज़्यादा आ रहा है उसको कम करना है, यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है, जिसको हम बोलते हैं कि ओवरशूट कम करना है, तो इसको आप डेरिवेटिव डालें इसके अंदर. और इंटीग्रल कंट्रोल आप ऐड करें अगर स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है. अगर सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, सेट पॉइंट को सिस्टम सही तरह से मीट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, तो आप इंटीग्रल एक्शन लगा दें. तो एडजस्ट दीज के पी के आई एंड के डी एंटिल यू ऑब्टेन अ डिजायर्ड ओवरऑल रिस्पॉन्स. आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है, यानी आप जिगलर निकोल्स का मेथड लगा के आप इनिशियल गेस ले सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्टिमम ट्यूनिंग है वो हिट एंड ट्रायल से ही आप करेंगे. It is not necessary to implement all the three controllers, proportional, integral and derivative, into a single system. If not needed, for example, a PI controller have a good enough response, then you do not need to implement the derivative control. जैसे हम फ्लो के जो होते हैं, फ्लो बेस्ड, कि जिसके अंदर आपका PV बड़ा सडनली चेंज होता है, वहाँ पे कभी भी हम डेरिवेटिव नहीं लगाते, या अगर डेरिवेटिव लगाते भी हैं तो थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करके लगाते हैं. अच्छा जी, तो हमने मॉडिफाइड पीआईडी कंट्रोल भी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले. अच्छा, अब ये उसकी इक्वेशन है. ठीक है, तो द पॉपुलैरिटी ऑफ पीआईडी कंट्रोलर्स में बी एट्रीब्यूटेड पार्टली टू देयर रोबस्ट परफॉर्मेंस इन अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड पार्टली टू देयर फंक्शंस. ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंट्रोलर है प्रोसेस इंडस्ट्री में. मैंने अपने एक्सपीरियंस में 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलर इस्तेमाल होता हुआ देखा वो ये है, पी आई डी और पी आई. ठीक है, डी पार्ट जो है जैसे फ्लो के जो होते हैं कंट्रोल उसमें डी पार्ट नहीं होता, उसमें जस्ट पी आई कंट्रोलर लगा होता है. ठीक है. अच्छा, रोबस्ट कंट्रोल की फर्दर हम डेफिनेशन देखते हैं. ये मेन पार्ट, अब ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से सेक्शन शुरू हो गया है कि इन कंट्रोल थ्योरी रोबस्ट कंट्रोल इज़ एन अप्रोच टू द कंट्रोलर डिज़ाइन दैट एक्सप्लिसिटली डील्स विद द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेन सिस्टम के सिस्टम में आपको श्योर नहीं है कि इसके पैरामीटर ये रहेंगे या नहीं रहेंगे. Robust control methods are designed to function properly, provided that uncertain parameters or disturbances are found within some set. यानी आप फिर क्या करोगे, ऐसा कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करोगे जो इन अनसर्टेनिटीज़ में भी काम करे, प्रोवाइडेड कि वो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो विद इन बाउंड हों, यानी उसकी सर्टेन बाउंड्स होंगी जिसके अंदर वो सिस्टम अपना फंक्शन करेगा. अगर वो पैरामीटर की जो वेरिएशन है अगर वो बाउंड से आउट हो जाती है तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा. यानी इसकी भी लिमिटेशंस है. रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं कि आपने बना दिया अब जो मर्जी होता रहे सिस्टम के साथ ये चलता रहेगा, नहीं, उसकी बाउंड्स है, कोई लिमिटेशंस है जिसके अंदर आपको रहना है. रोबस्ट मेथड्स जिसके अंदर प्रोसेस को रहना है, जिसकी तब तक ये कंट्रोलर चलता रहेगा. रोबस्ट मेथड्स एम टू अचीव रोबस्ट परफॉर्मेंस एंड और स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंडेड मॉडलिंग एरर्स. The early method of Bode and others were fairly robust. The state space methods invented in 1960s and 70s were sometimes found to lack robustness, prompting research to improve them. This was the start of the theory of robust control. ठीक है, जो कि 1980s और 19 स्पेशली स्लाइडिंग मोड कंट्रोल अभी हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, एक कंट्रोल है एडेप्टिव कंट्रोल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक्स के अंदर इंशाल्लाह ताला, कमिंग टॉपिक्स के अंदर. एडेप्टिव कंट्रोल में क्या होता है कि आपका सिस्टम डायनामिक होता है, उसकी गेन्स चेंज हो रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. रॉबस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि ये स्टैटिक होगा, ये आपने जो एक बार डिज़ाइन कर दिया वो रहेगा, वो डायनामिक नहीं है, वो चेंज नहीं होगा.
ठीक है। इन कंट्रास्ट विद एन एडेप्टिव कंट्रोल पॉलिसी, अ रोबस्ट कंट्रोल पॉलिसी इज स्टैटिक rather than adapting to measurements of variation. The controller is designed to work assuming that certain variables will be unknown but bounded. यानी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रोबस्ट कंट्रोल जब आपने डिज़ाइन करना है तो आपके जो पैरामीटर्स होंगे वो स्टैटिक होंगे, लेकिन वो आपने इस तरह से सेट करनी है कि अगर अदर पैरामीटर्स में कुछ वेरी अदर पैरामीटर्स, ये भी ज़रा पॉइंट नोट करें, अदर पैरामीटर वेरिएशंस, यानी कुछ पैरामीटर्स के लिए आप रोबस्ट कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे और वो अदर पैरामीटर वेरिएशंस पे भी काम करेगा। तो ये अदर पैरामीटर वेरिएशंस में जो अदर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरे जो पैरामीटर की वेरिएशंस हैं उसके अंदर सिस्टम के दौरान ये जो आपका कंट्रोल है वो अपना जो डिज़ायर्ड पैरामीटर है उसको सही तरह से चलाएगा। तो when is a control method said to be robust? Informally, a controller designed for a particular set of parameter is said to be robust if it also works well under a different set of assumptions. अब ये देखें, हाई गेन फीडबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई गेन फीडबैक is a simple example of a robust control method. With sufficient high gain, the effect of any parameter variations will be negligible. यानी आपने हाई गेन फीडबैक, अब गेन आपने एक ख़ास पैरामीटर की गेन बढ़ा दी है जिसकी वजह से जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जो कि मैंने भी यूज़ किया था अपने रोबस्ट कंट्रोलर के डिज़ाइन में। आई डिज़ाइन विद अ हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर, तो मैंने एक हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर डिज़ाइन किया था। तो दैट इज़ another method of designing a feedback robust control system. Okay, from the closed loop transfer function perspective, high open loop gain leads to the substantial disturbance rejection in the face of system parameter uncertainty. Other examples on robust control include sliding mode and terminal sliding mode control. The major obstacle to achieving high loop gain is the need to maintain the closed loop stability. यानी आप गेन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उस गेन के बढ़ाने के नतीजे में आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंश्योर करनी होगी कि अगर आपने हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो उसकी स्टेबिलिटी को आपको इंश्योर करना होगा। वो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप सिस्टम के पोल्स निकालो और वो लेफ़्ट हाफ कॉम्प्लेक्स लेफ़्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। और इसके अलावा जो है आप उसको ल्यापनव के मेथड से भी, अगर नॉन लीनियर सिस्टम है तो आप उसको ल्यापनव के मेथड से भी आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे जो कि स्टेबल होना चाहिए। तो लूप शेपिंग विच अलाउज द स्टेबल क्लोज कंट्रोल लूप ऑपरेशन कैन बी अ टेक्निकल चैलेंज। रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम्स often incorporate advanced topologies which include multiple feedback loops and feed forward paths. The control laws must be represented by high order transfer functions required to simultaneously accomplish desired disturbance rejection performance with robust control loop operation. High gain feedback is the principle that allows simplify, ये देखो फिर आ गया, high gain feedback is the principle that allows simplified models of operational amplifiers and emitter degenerated bipolar transistors to use a variety of different strategies. अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि हाई गेन फीडबैक कंट्रोलर में नॉइज़ एम्पलीफाई भी हो सकती है, तो इस चीज़ को भी आपने इंश्योर करना है कि ये नॉइज़ को एम्पलीफाई ना करे, तो उसका भी आपको एक स्ट्रेटजी इसमें लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब हम स्लाइडिंग मोड कंट्रोल की तरफ जाने तो उससे पहले हमारी कुछ बेसिक्स होनी चाहिए। जैसे एक रिले होती है, रिले में क्या होता है कि जब आप सप्लाई देते हो तो वो ऑन हो जाती है और जब आप सप्लाई नहीं देते तो वो ऑफ हो जाती है। तो उसको हम इस तरह से सिग्नम फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इट इज़ 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0 and it is -1 when x is less than 0. So that is the expression for a signum function, y is equal to sgn x. ये इसकी इक्वेशन है कि सिग्नम x इज इक्वल टू -1 लेस दैन 0 इक्वल टू 0 पे 0 है और ग्रेटर दैन, तो ये सिग्नम फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे आप करते हैं डेरिवेटिव, यानी -x फॉर x लेस दैन 0 एंड x फॉर x ग्रेटर दैन 0, इसका डेरिवेटिव अगर आप कर लें डेरिवेटिव ऑफ x मॉड, तो ये यही चीज़ बन जाएगी, दैट इज़ योर सिग्नम x। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, अच्छा हाँ, अब इसमें x इज इक्वल टू, अब सिग्नम x इज d ओवर डी एक्स इंटू एक्स मॉड, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सिग्नम x इंटू एक्स मॉड इज इक्वल टू x। ठीक है, सिग्नम x क्या होगा 1 और -1, और x मॉड भी जो है वो आगे अगर ग्रेटर दैन 0 है तो x हो जाएगा, लेस दैन 0 -x हो जाएगा। तो ये आपका x, इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस से फिर जब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के लिए तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपको आंसर x मिलेगा।
इसी तरीके से सिग्नम एक्स की पावर एन इज एक्स सिग्नम एक्स की होल पावर एन, तो ये उसका एक रूल है। तो सिग्नम फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसका फर्दर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि सिग्नम इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स मॉड या एक्स मॉड ओवर एक्स, बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व करें तो वही बन जाएगा कि 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर एक्स लेस दैन 0, एंड एक्स मॉड इज इक्वल टू सिग्नम एक्स डॉट एक्स। सिमिलरली डी एक्स मॉड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन की मुख्तलिफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि एक रिले को, बेसिकली जो रिले होती है उसको मॉडल करता है। आपका जो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल होगा वो भी रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको हम वेरिएबल स्ट्रक्चर कंट्रोल भी कहते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अ क्विक इंट्रोडक्शन टू स्लाइडिंग मोड कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्लाइडिंग मोड कंट्रोल इज़ अ नॉन लीनियर कंट्रोल टेक्निक। अभी हमने देखा कि जो रिले की तरह का कंट्रोल है, कंट्रोल लॉ है, ये लीनियर तो नहीं है, ये तो नॉन लीनियर है कि अगर x ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो एक एक्सट्रीम पे चला जाए, और अगर x लेस दैन 0 होगा तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाए। तो वो एक एक किस्म का एक नॉन लीनियर टेक्निक है। तो नॉन लीनियर कंट्रोल टेक्निक फीचरिंग रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूरेसी, robustness and easy tuning and implementation. SMC systems are designed to drive the system states onto a particular surface in the state space, namely sliding surface. तो उसको सरफेस को हम स्लाइडिंग सरफेस बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। वंस द स्लाइडिंग सरफेस इज रीच्ड, यानी इसमें एक रीचिंग फेज होता है और एक स्लाइडिंग सरफेस होती है। तो रीचिंग फेज से हम स्लाइडिंग सरफेस पे पहुंचते हैं। The sliding mode control keeps the states on the close neighborhood of the sliding surface. Hence, the sliding mode control is a two-part controller design. Sliding mode control is a two-part controller design. The first part involves the design of a sliding surface so that the sliding motion satisfies design specifications. और ये अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, जो आपकी स्लाइडिंग सरफेस हो वो अट्रैक्टिव हो, यानी इस पर सिस्टम ठहरना चाहे। The second is concerned with the selection of a control law that makes the sliding surface attractive to the system state. ये वही वाली बात कर रहा है। There are two main advantages of sliding mode control. First is that the dynamic behavior of the system may be tailored by particular choice of sliding function. स्लाइडिंग फंक्शन आपका वही सिग्नम फंक्शन है। आगे हम देखेंगे कि इसमें सैचुरेशन फंक्शन भी होता है, टेन हाइपरबोलिक भी होता है। सेकेंडली द क्लोज लूप रिस्पॉन्स बिकम्स टोटली इनसेंसिटिव टू सम पर्टिकुलर अनसर्टेनिटीज, यानी आपका जो क्लोज लूप रिस्पॉन्स होगा वो कुछ पैरामीटर्स का उस पर इफेक्ट ही नहीं होगा, यानी वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। तो इसको इसी को हम रोबस्ट कंट्रोल कहते हैं। दिस प्रिंसिपल एक्सटेंड्स टू मॉडल पैरामीटर अनसर्टेनिटीज, डिस्टर्बेंस एंड नॉन लिनियरिटी दैट आर बाउंडेड। From a particular point of view, SMC allows for controlling non-linear processes subject to external disturbances and heavy model uncertainties. From a practical point of view, SMC allows for controlling non-linear processes subject to external disturbances and heavy model uncertainties. अच्छा, a simple description, consider the non-linear single input and single output systems. X dot is equal to f of x of t plus g x of x comma t into u. तो इसको हम एफेन सिस्टम भी बोलते हैं, जिस तरह की स्ट्रक्चर है इसको एफेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। y इज इक्वल टू एच इंटू एक्स कॉमा टी, यानी एक्स कॉमा टी मीन्स ये y फंक्शन x और t दोनों पे डिपेंड करता है। तो वेयर y and u denote the scalar input and scalar output and input variable, and x belong to rs per n denotes the state vector. The control aim is to make the output variable to track the desired profile. जो desired आपका सेट पॉइंट है YDES, हम चाहते हैं उसको मीट करें। तो अब हम क्या करेंगे, y माइनस YDES निकालेंगे, जो कि आपका एरर सिग्नल कहलाता है। कंट्रोल सिस्टम ऐसे होता है ना, फीडबैक कंट्रोल में एरर क्या होता है आपकी सेट पॉइंट माइनस PV। तो अब आपका सेट पॉइंट क्या है YDES और PV क्या है Y। अब ये जो एरर डिफाइन होगा ना, हम क्या चाहते हैं आइडियली, हम चाहते हैं कि एरर ज़ीरो हो, आइडियली तो हम ये चाहते हैं। तो इसी एरर को हम कहते हैं स्लाइडिंग सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं कि स्लाइडिंग सरफेस पे रहे आपका जो सिस्टम। आप कंट्रोल लॉ इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका सिस्टम इस स्लाइडिंग सरफेस पे रहे। स्लाइडिंग सरफेस क्या होगी कि ये जो एरर जो है वो ज़ीरो रहना चाहिए, यानी इट टेंड्स टू स्मॉल विसिनिटी ऑफ ज़ीरो, यानी ये वही फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। As mentioned, SMC synthesis entails two phases. Phase 1 sliding surface design, जो कि आपकी ई की फॉर्म में होगी, एरर की फॉर्म में, और कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन, जो आप कंट्रोल का इनपुट अप्लाई करेंगे एक्चुएटर को जो देंगे, यानी जो कंट्रोलर की आउटपुट होती है उसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। और उसका दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या होता है, कंट्रोल इनपुट, जो कि एक्चुएटर को आगे जाती है। तो यानी जो एक्चुएटर को जो इनपुट जानी है उसका डिज़ाइन,
और जो स्लाइडिंग सरफेस है जो ई है उसको ज़ीरो जो रखना है आपने, उसका डिज़ाइन। ये दो बेसिकली इसके अंदर सेक्शंस होते हैं स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में। अच्छा, the first phase is the definition of a certain scalar function of the system state says sigma, जो कि स्लाइडिंग सरफेस होगी आपकी r इस पर n, it reaches to r. Often the sliding surface depends on the tracking error e raised by e y together with a certain number of its derivative. तो सिग्मा क्या होती है कि एरर या एरर के डेरिवेटिव की फॉर्म में होती है, ठीक है। ई डॉट ये आगे हम देखेंगे। द फंक्शन सिग्मा शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ वे that it vanishes, yani sigma equal to 0 gives rise to a stable differential equation, any solution Ey of which will tend to 0 eventually. The most typical choice for sliding manifold is linear combination of following type. The most typical choice for the sliding manifold is a linear combination of the following type. Sigma is E dot plus C naught E, and sigma is, सो सिग्मा इज़ ई डबल डॉट प्लस सी वन ई डॉट प्लस सी नॉट ई, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू ई रेज पावर के प्लस समीशन आई फ्रॉम जीरो टू के माइनस वन सी आई ई की पावर आई। तो अब इस तरह से डेरिवेटिव के फॉर्म में जो है आप इसकी स्लाइडिंग सरफेस को डिज़ाइन करते हैं। The number of derivatives to be included, k of coefficient should be k is equal to r minus 1. अब ये जो डेरिवेटिव कितने रखने हैं आपने, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे हम निकालते हैं, वेयर r is the input output relative degree, यानी जो इनपुट आउटपुट्स की जो रिलेटिव डिग्री है, जो भी इसमें से ज़्यादा होगी उसमें से आपने एक माइनस कर देना है, तो वो आपका डेरिवेटिव का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी ई की पावर जो डेरिवेटिव आपने कितना रखना है। अच्छा, with property selected ci coefficients, if one steers to 0 the sigma variable, the exponential vanishing of the error and its derivative is obtained. If such property holds, the control task is to provide for the finite time zeroing of sigma, forgetting any other aspects. From a geometrical point of view, the equation sigma equal to 0 defines a surface in the error space. Thus, it is called sliding surface. The trajectories of the control system are forced onto the slide surface. बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने एरर को ज़ीरो करना होता है, तो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में हम इसी चीज़ को ही बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, स्लाइडिंग सरफेस कह रहे हैं, और इसको हमें ज़ीरो रखना है। द ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम आर फोर्स्ड ऑन टू द स्लाइडिंग सरफेस, यानी हम अपना एरर ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, हमने फोर्सफुली उसको ज़ीरो करना है। और वो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, हमने एक्चुएटर पे फोर्स लगानी है, यानी सारे के सारा जो ज़ोर लगाना है हमने अपने एक्चुएटर पे लगाना है, और अपने सिस्टम को फोर्सफुली हमने एक स्लाइडिंग सरफेस पे रखने की कोशिश करनी है। तो इसको मैं जबरन कंट्रोल भी कहता होता हूँ कि ये जबरी सा कंट्रोल है। और इस जबर का नुकसान किसको होता है, एक्चुएटर को होता है, कि एक्चुएटर में चैटरिंग बहुत होती है। इसमें हम देखेंगे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का नुकसान ही है कि इसमें चैटरिंग बहुत होती है। आपका एक्चुएटर जो है वो सफ़र कर रहा होता है, बेसिकली उस पर बहुत ज़्यादा उसको एफर्ट करनी पड़ रही होती है अपने एरर को ज़ीरो रखने के लिए। The trajectories of the control system are forced onto the sliding surface along which the system behavior meets the design specifications. A typical form of the sliding surface is the following, which depends on just scalar parameter p. तो ये देखें, सिग्मा इज डी बाई डी टी प्लस पी की इसकी पावर के आपका डेरिवेटिव होगा इनटू ई। तो अगर आपका के वन हो तो सिग्मा इज इक्वल टू ई डॉट प्लस पी ई, और सिग्मा के टू हो आपका तो सिग्मा इज इक्वल टू ई डबल डॉट प्लस टू पी ई डॉट प्लस पी स्केयर ई। तो इस तरह से हमारी जो है हम के क्या है, रिलेटिव डिग्री है, तो इस तरह से हम अपनी स्लाइडिंग सरफेस का डिज़ाइन करते हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है आपका कंट्रोल इनपुट का, वो जो कि आगे आएगा। The choice of the positive parameter p is almost arbitrary and define the unique pole of the resulting reduced dynamics of the system when in sliding. The integer parameter k is on the contrary rather critical. It must equal to r minus 1, where with r being the relative degree between y and u. This means that relative degree of sigma variable is 1. अच्छा, द सक्सेस फेज, जो सक्सेसिव फेज है, फेज टू जो कि कंट्रोल लॉ वाला है, इज फाइंडिंग अ कंट्रोल एक्शन दैट स्टीयर्स द कंट्रोल ट्रेजेक्टरीज ऑनटू द स्लाइडिंग मैनिफोल्ड, that is, in other words, the control is able to steer the sigma variable to 0 in finite time. There are several approaches based on the sliding mode control approach. Number one is standard, जो कि फर्स्ट ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल होता है, और सेकंड इज द हायर ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल, इसके अंदर सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल आता है। आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा,
emphasis is devoted to the second order sliding mode control approach and some references to the higher order approaches are given. अच्छा, common feature of all sliding mode based techniques is that no precise information about the original system dynamics is requested, the controlled system being treated as a completely uncertain black box object. अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल लॉ क्या होता है? द कंट्रोल इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द मैनिफोल्ड, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू माइनस यू सिग्नम ऑफ सिग्मा। ये देखें सिग्नम फंक्शन आ गया। इसका क्या मतलब है? अगर आपका सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो u क्या होगा? माइनस यू। और अगर आपका सिग्मा लेस देन ज़ीरो होगा तो u क्या होगा? प्लस यू। ये आगे हम डायग्राम से भी देखेंगे। ये इसकी इक्वेशन है, u इज इक्वल टू माइनस यू और प्लस यू। माइनस यू कब है? जब सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी माइनस हो रहा है सिग्नम के साथ। और अगर सिग्मा लेस देन ज़ीरो है तो आपका u इनपुट क्या होगी? कैपिटल U। यानी अगर आपका अगर एरर आपका स्लाइडिंग सरफेस से नीचे चला जाता है तो पॉजिटिव इनपुट दे, और अगर वो स्लाइडिंग सरफेस से ऊपर चला जाता है तो नेगेटिव इनपुट दें। ये इसके मीनिंग्स है। तो ये देखें आपका कि अगर आपका स्लाइडिंग सरफेस से नीचे एरर गया तो पॉजिटिव यू अप्लाई होगा, और अगर आपका जो एरर है वो स्लाइडिंग सरफेस से ऊपर चला गया तो नेगेटिव यू अप्लाई होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो चैटर, ये देखें आप, इसमें आपको चैटरिंग मिलेगी, जिग जैग मोशन। ये आपका एक्चुएटर कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है। तो इससे एक्चुएटर की वियर एंड टीयर बहुत होती है। तो ये एक्चुएटर के लिए मसाइल पैदा करता है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर जो सिंपल स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है। अच्छा, इसकी डायग्राम से भी हम इसको देख सकते हैं कि आपकी ये स्लाइडिंग सरफेस डिज़ाइन हुई हुई है, और स्लाइडिंग सरफेस के बाद अब ये इसका रीचिंग फेज़ कहलाएगा, जिसमें आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो रीच कर रहा है स्लाइडिंग सरफेस को, रीचिंग फेज़। तो इसको हम रीचिंग फेज़ बोलेंगे और ये आपकी स्लाइडिंग फेज़ कहलाएगा। और ये इस लाइन के ऊपर जो है इट मस्ट अप्रोच टू ओरिजिन एंड ज़ीरो। यही बात इसने यहाँ थोरेटिकली लिखी हुई है। अच्छा, ये देखें, अब जब आपका एरर जो है वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इनपुट अप्लाई करेगा, और जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इनपुट अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइडिंग मैनिफोल्ड पे रहता है आपका सिस्टम। अच्छा, अब इसमें देखें, ये भी एक डायग्राम है जिसमें x1 x2 आपकी दो स्टेट्स होंगे, और ये आपका जो है वो इनिशियल स्टेट थी x ऑफ t नॉट। तो रीचिंग फेज़ क्या कहलाएगा? जिस पे आपका सिस्टम आपकी स्लाइडिंग फेज़ को मीट कर रहा होता है। जब इसके ऊपर चला जाता है तो फिर उसके बाद इट मस्ट अप्रोच टू ज़ीरो। तो दिस इज़ द टू डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ अ स्लाइडिंग मोड कंट्रोल। अच्छा, तो रीचिंग फेज क्या होता है? इन दिस फेज अ ट्रेजेक्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम अ नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन एंड रीचिंग टू द स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग सरफेस क्या होगी कि इन विच द ट्रेजेक्टरी ऑन द रीचिंग द स्लाइडिंग सरफेस रिमेन्स देयर फॉर ऑल फर्दर टाइम्स, यानी आपकी जो स्लाइडिंग सरफेस है वो अट्रैक्टिव हो एंड दस इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द डायनामिक्स स्पेसिफाइड बाय द स्लाइडिंग सरफेस। अच्छा, ये देखें, जैसे अब इसमें हमने अप्लाई कर दिया यू इनपुट आपकी ना, तो जब जैसे आपका एरर ज़्यादा हुआ तो यू नेगेटिव हो गई, और जब आपका एरर ज़ीरो से कम हुआ तो आपकी यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूस हाई स्विचिंग, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कंट्रोल इज अप्रोप्रिएट इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। पीडब्ल्यूएम कंट्रोल सिग्नल्स नॉर्मली गिव राइज टू द ऑसिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका दूसरा सोल्यूशन है कि इसमें हम जो चैटरिंग को कम कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि सिग्नम की बजाय हम सैचुरेशन फंक्शन यूज़ कर लें, जो कि ज़रा स्मूथ होता है। मतलब उसमें यकदम आपका जिसे कहते हैं कि 0 से 100% पे नहीं जाता, थोड़ा सा उसमें राइज टाइम आ जाता है। आगे हम इसकी डायग्राम में देखते हैं, एक सैचुरेशन फंक्शन है, दूसरा टेन हाइपरबोला फंक्शन है। ये देखिए, इसमें आपकी जो है सैचुरेशन फंक्शन और टेन हाइपर, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, यानी आपका कंट्रोल थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। और इसका फ़ायदा किसको होता है? आपके एक्चुएटर को इसका बेनिफिट मिल जाता है कि उसकी चैटरिंग कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट उससे ऑर्डर हायर ऑर्डर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल में आता है आपका सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल। अब सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल क्या होगा? ये आपका इट्स जस्ट लाइक अ प्रोपोर्शनल इंटेग्रल कंट्रोलर। ये पीआई कंट्रोलर की तरह का होता है, और हाई गेन पीआई कंट्रोलर आप कह सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यानी यू क्या होगी? कंट्रोलर की आउटपुट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट सिग्मा मॉड सिग्मा इसकी इनपुट है, सिग्नम ऑफ सिग्मा प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या चीज़ है कि डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सिग्नम ऑफ दिस सिग्मा। अब ये डब्ल्यू डॉट इधर का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होगी फिर, तो पी आई कंट्रोलर ही बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि ये एक पी आई कंट्रोलर है जिसमें आपकी प्रोपोर्शनल गेन है, उसके बाद वो इंटीजर होता है, इंटीग्रल होता है, जैसे हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि पी इंटू वन प्लस के आई ओवर एस। ठीक है,
तो इस तरह से 1 + TI ओवर एस करके हमने इक्वेशन इसकी PID कंट्रोलर की पढ़ी हुई है। तो इसी तरीके से जो आपका सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोलर है वो बिल्कुल इसकी एनालॉजी है, यानी आप कह सकते हैं कि सुपर ट्विस्टिंग कंट्रोल इज़ अनदर फॉर्म ऑफ अ PI कंट्रोल, हाई गेन PI कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर जो हम ये लैम्डा रखेंगे, लैम्डा और W, ये हाई गेन जो है कहलाते हैं, ये हाई गेन होंगे, जिसमें लिखा भी वेयर U इज़ अ पॉजिटिव constant to be taken sufficiently large. In practice, one has to progressively increase U until good performance are seen in the closed loop systems. अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर के अंदर जो है ये चैटरिंग का मसला किसी हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो सडन वेरिएशंस जो है नहीं आती। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की हुई है, एम एक्स डबल डॉट मैथ स्प्रिंग सिस्टम के साथ एम एक्स डबल डॉट प्लस बी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस डी टी। तो इसकी जो है इसकी इस पे स्लाइडिंग मोड कंट्रोल अभी अपने अप्लाई किया होता है। डिजायर्ड प्रोफाइल वाई डी ई एस आपको दिया हुआ है, वो क्या है 5 साइन ऑफ 2t। तो आपका एरर सिग्नल कैसे डिफाइन होगा, एरर सिग्नल होगा y माइनस वाई डी एस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिग्मा किस तरह से डिफाइन होगी, सिग्मा इज ई डॉट प्लस पी ई, इसमें रिलेटिव डिग्री 1 है, द रिलेटिव डिग्री बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज आर इक्वल टू 2, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है ना इसके अंदर, तो अब इसमें के क्या होगा, के होगा r-1 यानी 1। तो आपने डॉट की तरह रखना है, एक डॉट आपने इसके अंदर रखना है, तो ई डॉट प्लस पी ई दैट विल बी वाई डॉट माइनस वाई डॉट डी ई एस प्लस पी इंटू वाई माइनस वाई डी ई एस, ठीक है। अच्छा, अब P अगर आप कहें 1 है तो उसमें सिग्मा इज इक्वल टू ई डॉट प्लस ई। तो कंट्रोल इनपुट पे आते हैं, तो ये आपके स्लाइडिंग सरफेस डिज़ाइन हो गया। आप कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन की तरफ आते हैं। कंट्रोल इनपुट डिज़ाइन आप क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऐसा उसमें क्या होगा कि F इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ आपकी फोर्स है, जो इनपुट आपकी होगी वो फोर्स जो आपने एक्चुएटर को देनी है, तो F इज इक्वल टू माइनस एफ सिग्नम ऑफ सिग्मा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की जो है वो हमारी फोर्स अप्लाई होगी। अच्छा, एफ इज इक्वल टू, और सेचुरेशन फंक्शन अगर आपने थोड़ा सा स्मूथ करना है तो सेचुरेशन लगाना है, और अगर आपने सुपर ट्विस्टिंग लगाना है तो सुपर ट्विस्टिंग का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी दो का सम। पहले में क्या होगा कि माइनस एफ का अंडर रूट, उसके बाद सिग्मा का अंडर रूट, सिग्मा के मॉड का और सिग्नम, और दूसरा F2 डॉट आएगा यहाँ पे, F2 डॉट इज इक्वल टू -1.1 एफ स्टेरिक सिग्नम। ये जनरल इक्वेशन है, ये आपको आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सुपर ट्विस्टिंग की। अच्छा, अब आप इसको सिमुलेट अगर करें इन वैल्यूज़ के साथ, मैथ्स 2 kg B5 और K2 न्यूटन पर मीटर रखें, और जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सिस्टम में ऐड करें जो कि 2 + 2 साइन ऑफ 3t प्लस साइन ऑफ 5t है, ठीक है, यानी थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है इसका रिस्पांस कैसा होता है। तो इसमें F10 के ऊपर आपको इस तरह का रिस्पांस मिलेगा, आपकी जो स्लाइडिंग सरफेस है जो कि ज़ीरो होनी चाहिए, यानी एरर आपका ज़ीरो होना चाहिए। बेसिकली ये एरर को ही स्लाइडिंग सरफेस बोला है, तो ये जीरो होनी चाहिए, तो F10 पे इस तरह की आपको मिल रही है। और अगर आप F20 करेंगे तो देखें आपको कितनी स्मूथ स्लाइडिंग सरफेस मिल रही है। मेरे भी जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें भी आपको जो स्लाइडिंग पार्ट है, रोबस्ट कंट्रोल का पार्ट है, वो इसी तरह की आपको नज़र आएगा उसका रिस्पॉन्स भी, क्योंकि ये हाई गेन फीडबैक जो है कंट्रोल है, और हाई गेन फीडबैक से क्या होता है कि आपकी स्लाइडिंग सरफेस मीट हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, चैटरिंग की फॉर्म में, कि सिस्टम में चैटरिंग आ जाती है। इसी तरीके से आपका जो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर एस एम सी F20, और उस केस में ये आपकी जो है यहाँ पे प्लॉट हुआ है, इन द फिगर 5 लेफ्ट द कंट्रोल अथॉरिटी इज़ टू लो एंड एज ए रिजल्ट, यहाँ पे जो कंट्रोल एक्शन है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे जो शो कर रहा है, और यहाँ पे कंट्रोल एक्शन थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया, तो ये चीज़ कम हो गई। अगर आप कंट्रोल एक्शन और बढ़ाएंगे इससे तो ये बिल्कुल स्मूथ ज़ीरो को रीच कर जाएगी। यानी ये बताना चाह रहा है कि हाई गेन कंट्रोल सिस्टम होता है, स्लाइडिंग मोड इज बेसिकली हाई गेन कंट्रोल सिस्टम, हाई गेन फीडबैक कंट्रोल। ओके, द कंट्रोल इनपुट, और ये अब कंट्रोल इनपुट दिखा रहा है कि कंट्रोल इनपुट देखें आपके किस तरह से प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना चैटर कर रही है। इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये आपको प्लस और माइनस में चैटर करती नज़र आएगी। ये टाइम के अंदर है, सेकंड्स में, अगर आप इसको मिली सेकंड में देखेंगे तो आपको ये ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है, इसका नुकसान एक्चुएटर को हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुएटर पे अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर स्मूथ एस एम सी क्या होगी, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ सेचुरेशन। ये एप्सिलॉन क्या चीज़ है, तो एप्सिलॉन आपको देखना पड़ेगा इसकी इक्वेशन में, अगर आप देखें माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा प्लस एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन का जो है इफेक्ट बेसिकली वो बता रहा है कि इसको हम थोड़ा सा इसको इसको 0.01 के साथ ज़्यादा स्मूथ है, 0.001 के साथ थोड़ा सा कम स्मूथ था। तो ये यहाँ पे हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये 0.001 के साथ इसका इफेक्ट है, और ये वाला जो लेकिन इसमें आप देखेंगे एरर बहुत कम है, 0.002
0.002, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ा सा एरर बढ़ गया है, यानी 0.01 के साथ एरर थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल कंट्रोल इनपुट है, इसमें ये चीज़ इनपुट है एफ है, और ये चीज़ आपका स्लाइडिंग सरफेस है y-y है। तो ये इसमें स्मूथनेस आपको मिली है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, द above two tests show that with the small epsilon the smoothing effect on the control input is limited। यानी आप अगर एप्सिलॉन को कम रखते हैं तो आपका जो कंट्रोल इनपुट है वो बड़ा रफ सा है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आप एप्सिलॉन को ज़्यादा रखेंगे तो आपका स्मूथिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है जो कंट्रोल इनपुट का, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, यानी आपका एरर जो है वो ज़रा बढ़ जाता है इसमें। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, आपको आनी चाहिए। एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, अगर हम ये अप्लाई करें उसके ऊपर तो इसमें हमें इस तरह का जो है वो रिस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर कंट्रोल के साथ मिलेगा। द ट्यूनिंग पैरामीटर इज सेट टू F50। इट कैन बी नोटेड दैट हाई एक्यूरेसी and simplicity for implementation of this class of techniques that on the basis of particularly no information about the plant dynamics। अच्छा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमारा एक थोड़ा सा स्मूथ समवट स्मूथ हमें मिला है। अगर हम अपनी गेन को मज़ीद बढ़ाएंगे तो हमारा जो एरर है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब मेरिट क्या है कि कंट्रोलर डिज़ाइन प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन द फेस ऑफ मॉडलिंग इम्पर्सियन possibility of stabilizing some non-linear systems which are not stabilizable by continuous state feedback laws, robustness property, that is once the system is on sliding surface then it produced बाउंडेड पैरामीटर वेरिएशन एंड बाउंडेड डिस्टर्बेंसेस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो आपका सिस्टम होगा आपका उसकी डायनेमिक्स के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो सर्टेन अगर बाउंड्स में रहती हैं तो आपका सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा, इसीलिए इसको हम रोबस्ट कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो डीमेरिट इसके क्या आते हैं, चैटरिंग होती है। द मेन ऑब्स्टेकल टू द सक्सेस ऑफ दिस टेक्निक्स इन द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी इज द इम्प्लीमेंटेशन ड्रॉबैक इज द एक्चुएटर्स हैड टू कॉप विद द हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एक्शंस दैट कुड प्रोड्यूस प्रीमेच्योर वियर और इवन ब्रेकिंग, यानी एक्चुएटर की वियर एंड टियर इससे बहुत ज़्यादा होती हैं। So SMC has been an important theoretical research field. Today it is becoming a good source of solutions to the real world problems. Its potential is limited only by the imagination of the people working in the process control। तो SMC की जो एप्लीकेशंस हैं वो उसकी प्रोसेस कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा जो लेटेस्ट रिसर्चेस में इसको अप्लाई किया जा रहा है और इसके एडवांस फॉर्म्स को अप्लाई किया जा रहा है, जिसके अंदर इसके चैटरिंग के मसले को हल किया गया है। Many benefits of the sliding mode control are the invariance and quality properties and the ability to minimize the problems into subtasks of lower imbalance. However, it has been shown that imperfections in switching devices and delays were inducing। तो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का समरी ये है कि इट इज़ अ हाई गेन फीडबैक सिस्टम, ठीक है। और ये एक रॉबस्ट कंट्रोल सिस्टम है कि जिसमें अगर आपके पैरामीटर के इसमें हमने देखा कि हमें प्लांट के डायनामिक्स की कहीं पे भी ज़रूरत पेश नहीं आई, यानी हमने प्लांट का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इसके डिज़ाइन में हमने कहीं नहीं देखी। इसका सिर्फ दो तरह का डिज़ाइन था, स्लाइडिंग सरफेस को डिज़ाइन करें और दूसरा कंट्रोल लॉ को डिज़ाइन करें। तो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल जो है इसमें प्लांट की जो डायनेमिक्स हैं और प्लांट के जो सर्टेन पैरामीटर्स हैं उसकी वेरिएशन से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ स्लाइडिंग मोड कंट्रोल। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का एक इंट्रोडक्शन कवर करने की कोशिश की है। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है जिसके ऊपर एक पूरा कोर्स भी पढ़ाया जा सकता है, जिसमें स्लाइडिंग मोड कंट्रोल को इन डेप्थ इसको अप्लाई करके इसकी सिमुलेशंस को अप्लाई करके इसकी जो प्लस इसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको और नेगेटिव चीज़ें दोनों को एलेबोरेट किया जा सकता है। सो इस कोर्स के अंदर स्लाइडिंग मोड कंट्रोल का इतना ही पार्ट शामिल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।